हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 27 जुलाई 2020। तो आइए आज के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि कैसे उनका बेसिक सब्जेक्ट के साथ जुड़ाव है, ताकि आपकी करंट के साथ साथ बेसिक सब्जेक्ट्स के प्रश्नों की भी लगातार प्रैक्टिस होती रहे। आज हम 26 जुलाई के भी कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे, क्योंकि कल संडे होने की वजह से ज़्यादा न्यूज़ महत्वपूर्ण थी नहीं, तो आज उनको साथ ही साथ कंपाइल कर दिया गया है। तो आइए आज के टॉपिकों को देख लेते हैं। आज हम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 को डिस्कस करेंगे। साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाल ही में यह बिहार में होने वाले चुनावों के कारण चर्चा में रहे और इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, इसका हम बेसिक संवैधानिक उल्लेख भी देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे ऑपरेशन लेजेंड क्या है और किस देश में इसको चलाया गया है। दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग किस लिए डबल स्टैक कंटेनरों के लिए बनाई गई। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 के बारे में देखेंगे। इंडियन स्कोलॉजिस्ट असेसमेंट यानी कि इंड सेट को देखेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान टैग यानी कि RFID टैग्स क्या होते हैं, जो हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और साथ ही जानेंगे कि हमेशा चर्चा में रहने वाले ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स WTO से कैसे संबंधित हैं। और हाँ, आज हम इस वीडियो में WTO के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, ताकि कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बेसिक के स्तर पर कोई चुनौती का सामना ना करना पड़े। बस आप करंट से जुड़े रहिएगा तो आपके WTO से जुड़े हर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और यह वीडियो पूर्णतः हिंदी में रहेगा। तो आइए आज के पहली न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन लेजेंड अमेरिका में चलाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो सहित डेमोक्रेट्स द्वारा संचालित शहरों में संघीय कानून प्रवर्तन में वृद्धि की घोषणा की। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑपरेशन लेजेंड किस देश में चलाया गया, तो USA में चलाया गया। ऑपरेशन लेजेंड अमेरिका का एक संघीय कानून प्रवर्तन ऑपरेशन है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन का नाम एक 4 वर्षीय लेजेंड तलायरे के नाम पर रखा गया था। यह राष्ट्रपति ट्रंप ने संघीय कानून प्रवर्तन एजेंटों को तैनात करने के बाद लागू किया, ताकि जॉर्ज फ्लॉयड के मद्देनज़र हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को रोका जा सके और स्थानीय पुलिस की मदद की जा सके। अब ये विरोध हो क्यों रहे हैं? वास्तव में विरोध प्रदर्शनकारी पुलिस सुधारों की मांग कर रहे हैं। आइए USA की थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं, साथ ही साथ आसपास से जुड़े देशों को देख लेते हैं। यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके नॉर्थ में है कनाडा, साउथ में है मैक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, और ये छोटा सा एक क्वेश्चन इधर से बन जाता है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो ये कैरिबियन सी है, जो कि कहाँ स्थित है? अटलांटिक ओशियन में, और ये है प्रशांत महासागर। और फिर ये साउथ अमेरिका लग जाता है। ये है यूरोप और ये है अफ्रीका। तो आइए दूसरी न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी न्यूज़ संबंधित है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। यह खबरों में इसलिए आया क्योंकि विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल के द्वारा तुर्कमेनिस्तान को तुर्कमेनिस्तान को WTO का ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। ऑब्जर्वर मीन्स वो परमानेंट सदस्य नहीं है, लेकिन वह उसकी कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। आइए सबसे पहले हम तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन को देख लेते हैं। ये है तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, जो कि एक झील के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। तुर्कमेनिस्तान के उत्तर में आप उज्बेकिस्तान को देख सकते हैं। ये है कजाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और ये इंडिया। इसकी राजधानी अश्गाबाद है। काराकोरम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में ही पड़ता है। कैस्पियन सागर के किनारे बसा हुआ एक देश है।
सेंट्रल एशियाई देशों में अगर हम देखें तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान ने विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश ले लिया है, जबकि उज़्बेकिस्तान 1994 से WTO के परिग्रहण पर ऑन एंड ऑफ बातचीत कर रहा था। इस समय हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्तमान में मेंबर्स और ऑब्जर्वर देश हैं। इसमें लास्ट अपडेट 2016 में हुआ था। आप इस मैप में देख सकते हैं कि जितने भी ग्रीन कलर के हैं ये सारे सदस्य देश हैं और येलो कलर वाले ऑब्जर्वर देश हैं। और ये जो ग्रे कलर में आप देख रहे हो ये सारे के सारे, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान और इरिट्रिया और ग्रीनलैंड, और दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना। अभी हाल ही के जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है 22 जुलाई 2020 को, उसमें तुर्कमेनिस्तान को भी ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है, जिसके तहत अब तुर्कमेनिस्तान भी येलो कलर में बदल जाएगा। अब मैं आपको मेंबर और ऑब्जर्वर देशों में अंतर भी बता देता हूँ। जो ऑब्जर्वर देश होते हैं वास्तव में इनको कार्रवाइयों में बोलने का अधिकार होता है और भाग लेने का भी अधिकार होता है, लेकिन यह वोटिंग में अपना योगदान नहीं दे सकते, और मेंबर देशों को ये सारे अधिकार मिलते हैं। आइए अब WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO की स्थापना 1995 में गेट को प्रतिस्थापित करने के साथ हुई, यानी कि उरुग्वे दौर की वार्ता के साथ हुई। और कौन से एग्रीमेंट के तहत? मराकेश एग्रीमेंट के तहत इसको स्थापित किया गया। अब गेट क्या है ये भी हम देख लेते हैं, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत 1947 में बनाया गया था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की वार्ताएं कहलाती हैं। अब इसका गठन क्यों किया गया था? इसका गठन विश्व में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको बनाया गया था। आइए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जान लेते हैं। गेट और WTO में बेसिक अंतर क्या है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन गेट की क्वालिटी दे दी और हमसे WTO के बारे में पूछ लिया गया तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। आइए गेट के बारे में देख लेते हैं। यह मुख्यतः कपड़ा और कृषि पर आधारित था। कपड़ा उद्योग और कृषि उद्योग पर आधारित था। संरचनात्मक कमियां थी इसमें। IPR इसमें शामिल नहीं था। IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें विवाद तंत्र भी नहीं हुआ करता था। अगर दो देशों के मध्य में विवाद हो जाते हैं तो उनके लिए कोई निपटान की व्यवस्था नहीं थी। गैर टैरिफ बाधाएं थीं जो कि रोकने में यह समर्थ नहीं था। उरुग्वे दौर के 8वें दौर की वार्ता चली 1986 से लेकर के 1994 तक। इसके बाद किसका निर्माण होता है? WTO का। और यही वह दौर है जब 1991 में LPG रिफॉर्म इंडिया में लाया गया था। WTO व्यापार को निष्पक्ष रूप से बढ़ावा देने का काम करता है। यह बिना भेदभाव के MFN, जो आप हमेशा ही न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि भारत ने पाकिस्तान से MFN का दर्जा ले लिया या पाकिस्तान ने भारत को कभी दर्जा दिया ही नहीं, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा सभी देशों को समान रूप से दिया जाता है। सब्सिडी और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाने के अवसर दिए जाते हैं। सब्सिडीज़ तो जैसे आप सभी जानते होंगे कि सरकार के द्वारा कुछ काम किया जाता है तो उसमें सब्सिडी को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर काम के लिए इंगेज हो सकें। काउंटर वेलिंग ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि अगर सपोज़ करो ये चाइना है और ये इंडिया, अगर यहाँ से जो माल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लग जाता है तो स्थिति ये बन जाती है कि यहाँ स्थानीय रोजगार खत्म होने लगते हैं। तो WTO डंपिंग को रोकने के लिए यह कहता है कि आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकते हो, यानी कि टैक्सेस को बढ़ा सकते हो। आइए कुछ और न्यूज़ जानते हैं। ट्रिप्स 2003 में दोहा विकास एजेंडे में इसको अपनाया गया। तो दोहा में जो मीटिंग हुई थी उसमें ट्रिप्स समझौते को अपनाया गया, जो कि किससे संबंधित है? IPR से संबंधित, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट संबंधित है ट्रिम्स से। ट्रिम्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स को अपनाया गया ताकि व्यापार को विकृत होने से बचाया जा सके। अब विकृत होने से बचाया जा सके इसका मतलब यह है कि अगर दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो उसमें
सही नियमों के माध्यम से व्यापार होना चाहिए। करेक्ट नियमों के आधार पर व्यापार अगर नहीं होता है तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ही डगमगाने लगती है, क्योंकि आजकल की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से लिंक्ड है। इसी से संबंधित यूएसए के द्वारा भारत के ऊपर सौर ऊर्जा उपकरण खरीद पर निवेश को विकृत करने का आरोप किसने लगाया? यूएसए ने लगाया। इसके लिए भारत ने एक जांच कमेटी गठित की, जिसको हम शांता कुमार कमेटी के नाम से जान सकते हैं। तो अगर किसी एग्ज़ाम में शांता कुमार कमेटी के बारे में पूछा जा सकता है तो आप कह सकते हैं कि यह WTO के नियमों से संबंधित है। इसी के लिए 2017 में पीस क्लॉज को अपनाया गया। इसे ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट भी कहते हैं। एक विवाद निस्तारण संस्था भी WTO के पास है, जो कि अपन ने गेट के में पढ़ा कि यह उसमें नहीं था। गेट में निवारण तंत्र के नहीं होने के कारण आपस में ही देश मुद्दों को सुलझा लिया करते थे। अब एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स भी इसी से संबंधित हैं। अगर अब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पीस क्लॉज और एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स किससे संबंधित हैं, तो अगर 4 ऑप्शन होंगे कि UNFCCC से संबंधित है, या फिर गेट से संबंधित है, या फिर कोई और संस्था का नाम भी आपको दे सकते हैं। तो अब आप ये याद रखना कि WTO से संबंधित हैं, और वैसे ही ट्रिम्स और ट्रिप्स भी इसी से संबंधित हैं, और MFN का दर्जा भी इसी के तहत दिया जाता है। ये हिस्ट्री है, जैसे मैंने आपको डिस्कस करवा दी, इसमें सारा वैसा ही लिखा हुआ, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आइए WTO के बारे में कुछ और जानकारियाँ भी ले लेते हैं। कृषि पर समझौता, ठीक है, यानी कि AOA आपको कहीं कहीं ये मिलेगा लिखा हुआ, मतलब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसमें यह है कि व्यापार बाधाओं को दूर करना, सबकी बाजार तक पहुंच को स्थापित करना तथा वैश्विक बाजारों का क्या करना? एकीकरण करना। और कृषि से संबंधित 3 समझौते WTO के द्वारा दिए गए। सबसे पहले निर्यात सब्सिडी, दूसरा मार्केट एक्सेस होनी चाहिए, तीसरा घरेलू समर्थन। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो आप अच्छे से इसको देखिएगा। घरेलू समर्थन का मतलब होता है कि घरेलू उपज को या उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? सब्सिडी देना है। किसको? किसानों को। अब WTO के द्वारा ही इसमें 3 बॉक्स बनाए गए हैं। तो कितने बॉक्स बनाए गए हैं? 3। लेकिन वास्तव में एक बॉक्स और है जिसको बैन कर दिया गया, जिसको हम रेड बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो यह क्या है? ये बैन है। अगर आपसे पूछा जाए कि WTO में कितने बॉक्सेस हैं, तो वास्तव में हैं तो 4, लेकिन 3 ही यूज में लिए जाते हैं, ताकि घरेलू समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकृत ना हो। आइए इन बॉक्सेस के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, ग्रीन बॉक्स, अर्थात अगर हम सब्सिडी भी देते हैं तो यह कम से कम बाजार को विकृत नहीं करता है। ये सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं और इसमें मूल्य समर्थन शामिल नहीं होता। इनमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। अब इसलिए तो इसको ग्रीन बॉक्स बोला गया है, ताकि पर्यावरण का हमें संरक्षण भी करना है और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी इसमें हमें शामिल करवाना है। सीमा के बिना अनुमति दे दी जाती है, मतलब इसमें लिमिट नहीं होती, बशर्ते वे विशिष्ट मानदंडों का अनुपालन करते हों। ठीक है, आइए अब ब्लू बॉक्स के बारे में हम जान लेते हैं। यह उत्पादन को सीमित करने वाला बॉक्स होता है। तो अपन ने ग्रीन बॉक्स में देखा कि वहाँ उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता था सरकारी मदद के द्वारा भी, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा उत्पादन को सीमित कर देते हैं। और अगर हम कहें तो यह शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स जैसा ही है। वास्तव में उत्पादन को सीमित करने की लिमिट इसलिए लगाई गई क्योंकि अगर उत्पादन किसी देश में ज़्यादा हो जाता है तो वह क्या करेगा, फिर जो अपन ने पहले पढ़ी थी काउंटर वेलिंग ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा इधर पे, क्योंकि वो अपने सामान को कहाँ भेजने लगेगा, अपने सामान को वो डंपिंग करके किसी और देश में भेजेगा। ठीक है, इसे विरूपण को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि ये थोड़ा सा मार्केट को फ्लैक्चुएट तो करता है लेकिन ज़्यादा नहीं करता। आमतौर पर एम्बर बॉक्स में होने वाले किसी भी समर्थन को सबसे पहले नीले बॉक्स में ही रखा जाता है। यदि समर्थन को उत्पादन
सीमित करने के लिए किसानों की आवश्यकता होती है, तो वर्तमान में ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने पर कोई सीमा नहीं लगाता। तो अभी तक आपने देखा कि ये इसमें दोनों में ही सब्सिडी क्या की जाती है, दी जाती है, और दोनों ही मार्केट को विकृत यानी कि बर्बाद करने का काम नहीं करते हैं, अगर हम अपने घरेलू रोजगार को या किसानों को सब्सिडी के रूप में मदद करते हैं। आइए एम्बर बॉक्स के बारे में जान लेते हैं। एम्बर बॉक्स सबसे ज़्यादा विकृत करने वाला माना जाता है। इसमें उत्पादन या व्यापार को विकृत करने के लिए माने जाने वाले कुछ घरेलू समर्थन उपायों, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो एम्बर बॉक्स में ये आते हैं। इनमें कीमतों का समर्थन करने के उपाय या सीधे उत्पादन मात्रा से संबंधित सब्सिडी शामिल है। तो हमने WTO के अंतर्गत घरेलू समर्थन के माध्यम से 3 प्रकार के बॉक्स, जो कि ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स हैं, साथ साथ एक बॉक्स और जिसको हम रेड बॉक्स कहते हैं और ये बैन है, तो इसको हमने डिस्कस किया। आइए इनसे संबंधित प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। UPSC यानी कि IAS के एग्ज़ाम में 2016 में और 2015 में ये प्रश्न पूछा गया, जो कि WTO से संबंधित हैं। अब आप इसके आंसर खुद बताना, अभी जो आपने पीछे पढ़ा उसके हिसाब से। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स देखने को मिलते हैं? यह किससे संबंधित हैं? तो सार्क से तो नहीं है, UNFCCC से नहीं है, FTA पर भारत EU वार्ता, ठीक है, तो किससे संबंधित हैं? WTO से। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि जो मैंने आपसे बोला था कि कहीं कहीं ये AOA मिलेगा, तो AOA यानी कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, और प्लस पीस क्लॉज प्राय शब्द समाचारों में रहते हैं, किससे संबंधित हैं? तो अभी आपने पढ़ा विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं, और ऐसे ही आपको अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, तो आप उधर पे कंफ्यूज नहीं होना। और ये WTO से संबंधित जितनी भी जानकारियां हमने ली, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम में, बस आप करंट से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान टैग यानी कि RFID। आइए यह खबरों में क्यों है, यह जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा यह घोषणा की गई कि रेल के सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? 2022 तक। इसके बाद रेलवे द्वारा माल ढुलाई ट्रेनों की सही जानकारी का आकलन करना संभव होगा। इसमें धन और समय दोनों की ही बचत होगी। अब यह जान लेते हैं कि यह कैसे काम करता है। इसके अंतर्गत रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी वस्तु या वाहन से जुड़े टैग को रीड करने की जानकारी को कई फीट दूरी से पढ़ा जा सकता है। ये देखो RFID टैग लगा हुआ है, ठीक है। इसके कुछ और एप्लीकेशन है, इसको हम रिटेल में भी यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी में यूज होता है, IT सेक्टर में भी, हॉस्पिटल्स में भी, स्कूल और कॉलेजेस में भी, व्हीकल ट्रैकिंग के लिए और सुरक्षा के लिए ज्वेलरी में भी यूज हो जाता है। ये म्यूज़ियम में भी लगे रहते हैं, आर्ट गैलरी में, सोलर पैनल्स में। तो ये आप इसकी लिस्ट को देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट दे दी और बाकी मैंने आपको समझा दिए। तो आइए हम नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है, हाल ही में एक लेबोरेटरी खोली गई। किससे संबंधित थी लेबोरेटरी? वो हनी यानी कि शहद से संबंधित थी। यह प्रयोगशाला किसने खोली? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा यानी कि NDDB के द्वारा गुजरात में कहाँ? आनंद में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के समर्थन से इसको स्थापित किया गया। यह प्रयोगशाला करेगी क्या? यह शहद के गुणवत्ता, उत्पादन और अन्य देशों में शहद को निर्यात करने के लिए मदद करेगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अब हनी, बीबैक्स और रॉयल जेली के नए मानकों को भी अधिसूचित किया है। आप यहाँ पर लैब को देख सकते हैं और ये उद्घाटन करते हुए
आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है कुम्हार सशक्तिकरण योजना से। हम इस न्यूज़ से किसी भी एग्ज़ाम में केवल इतना ही पूछा जाता है कि यह किससे संबंधित है, किसके द्वारा चलाई गई और कब चलाई गई। तो आइए देख लेते हैं। इसको खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KBIC के द्वारा चलाया गया ताकि कुम्हार समुदाय को सशक्त किया जा सके। इसे चलाया कब गया? इसे 2018 में शुरू किया गया था। इसमें उनको इलेक्ट्रिक चाक दिया जाएगा, यानी कि जो वो पहिया होता है ना घुमाने वाला, जिसके ऊपर मिट्टी रख के बर्तनों को बनाया जाता है, ठीक है, वो अब इलेक्ट्रिक चाक दिया जाएगा। अब उनको हैंड से घुमाना नहीं पड़ेगा उसको। और नए नए बर्तन बनाने की तकनीक भी दी जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। KBIC के माध्यम से कुछ प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी ताकि उनकी आर्ट को क्या किया जा सके, फ्लोरिश किया जा सके पूरे वर्ल्ड में। और बाज़ार से भी लिंक किया जाएगा ताकि सिटीज़ और विलेजेस की दूरी कम हो सके, और ऑनलाइन माध्यम भी प्रदान किया जाएगा ताकि उनकी खरीद बिक्री भी सही से हो सके। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ में RPF के जो महानिदेशक थे अरुण कुमार, उनको उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, ठीक है, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का। और यह कहाँ स्थित है? पेरिस में। आइए अब इससे संबंधित कुछ और गुड न्यूज़ को जान लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। यह 29 देशों के मात्र 51 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अब विश्व के लगभग सभी देश इसके सदस्य बन चुके हैं। भारत भी इस संघ का सक्रिय सदस्य है, तो आप याद रखिएगा कि भारत भी इसका सदस्य है। एक वैश्विक मंच के रूप में इस संस्था का लक्ष्य विश्व स्तर पर रेल परिवहन को बढ़ावा देना है ताकि गतिशीलता और सतत विकास की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है मध्य प्रदेश से। हाल ही में राज्यपाल मध्य प्रदेश के जो थे श्री लालजी टंडन का निधन हो गया, और राष्ट्रपति ने आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की राज्यपाल थी, उनको मध्य प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। अब वे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। आइए अब राज्यपाल के बारे में जानते हैं। जैसे कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रमुख है, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है और जो मुख्यमंत्री है वह शासन का प्रमुख है। सेम वहाँ पर भी प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है। तो राज्यपाल CM की सलाह पर काम करते हैं, ये मनमानी नहीं कर सकते। शासन इनका 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। और ऐसी बात संविधान के अनुच्छेद 156 में कही गई है। तो अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। आर्टिकल 155 में कहा गया है कि इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। इसके लिए आयु कितनी चाहिए? अगर राज्यपाल बनना है तो मिनिमम 35 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो। 163 से विवेकाधीन शक्तियाँ इन्हें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो हमने ये राज्यपाल के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जानी। अब आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इसको जारी किसने किया। इसको जारी करने वाले संस्थान का नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत को शीर्ष 10 देशों में से तीसरा स्थान मिला हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ हो जाती है एग्ज़ाम के संदर्भ में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसको जारी करने वाली संस्था कौन है, तो आप सिंपल सा बता देना कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1990 के बाद से निकाला जा रहा है, ठीक है, और हर 5 वर्ष में यह जारी होता है। तो आप ये याद रखना कि हर 5 वर्ष में जारी होता है। 1990 में स्थापित हुआ, और इसको किसने स्थापित किया? FAO के द्वारा इसको रिलीज़ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि सभी सदस्य देशों के लिए वनों का स्तर, उनकी स्थितियों और प्रबंधन का आकलन किया जा सके। अब भारत के संदर्भ में इसमें क्या कहा गया है हम ये देख लेते हैं। मूल्यांकन में पिछले 1 दशक से
प्रति वर्ष 0.38% की वृद्धि देखी गई है। तो मतलब ये 2010 से 2020 तक हर साल हमें कितनी वृद्धि देखने को मिली? 0.38। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पिछले एक दशक में वृद्धि देखने को मिली या घटोत्तरी देखने को मिली, तो आप बता देना कि वृद्धि देखने को मिली है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत समुदाय प्रबंधित वनों में 1990 के 0% से अब वर्तमान में 25 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब 1990 में यह 0% था और अब कितना हो गया? 25 मिलियन हेक्टेयर। और ये स्थानीय और आदिवासी और देशज समुदायों के वन क्षेत्रों में ऐसा हुआ है। आइए कुछ और प्रमुख बिंदुओं को विश्व के स्तर पर हम देख लेते हैं। अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा एशिया महाद्वीप में पिछले एक दशक में यानी कि 2010 से 2020 से सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं दक्षिण एशिया में पिछले 3 दशकों में हानि दर्ज की गई थी। मूल्यांकन में कितने लोग शामिल थे? मूल्यांकन में 136 देश शामिल थे और जिसमें से भारत को कौन सी रैंक मिली है? 3rd। तो ये टॉप 10 इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। विश्व स्तर में वानिकी के क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार में से 50% तो केवल भारत में ही मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर वन क्षेत्रों ने जितने रोजगार दिए हैं उनमें से 50% भारत में दिए गए हैं। आइए इसके टॉप 10 कंट्रीज़ को देख लेते हैं। टॉप 10 कंट्रीज़, सबसे पहले तो 3rd स्थान किसको मिला? भारत को, ये हमें याद रखना है। पहला मिला है चीन को, तो चीन ने भी काफ़ी अच्छा सुधार किया है। 2nd किसको मिला? ऑस्ट्रेलिया को। 4था चिली को। 5वां वियतनाम को मिला हुआ है। 6वां टर्की। 7वां अमेरिका। 8वां फ्रांस और 9वां इटली और 10वां रोमानिया को मिला हुआ है। आप ये फिगर में वनों के क्षेत्रों को देख सकते हैं। ट्रॉपिकल 45% की वृद्धि हुई है, बोरियल में 27% की और टेम्परेट्स में 16% और सब ट्रॉपिकल में 11%। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग के बारे में, जो कि डबल स्टैक कंटेनरों के लिए बनाई जानी है। हाल ही में घोषणा किसने करी इसकी? DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा घोषणा की गई कि डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी हरियाणा में विद्युतीकृत रेल सुरंग के भीतर 100 किलोमीटर से अधिक की गति से चल सकती है और यह दुनिया की पहली अपने टाइप की पहल होगी। यह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ इसी से जुड़ी हुई है, जिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यह बनाए क्यों जाते हैं, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। यह माल यानी कि माल और वस्तु के परिवहन के लिए बनाया जाने वाला एक रेल मार्ग है जो तेज़ी से पारगमन, कम लागत, उच्च ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल संचालन सुनिश्चित करने वाला होता है। सरकार द्वारा 2 DFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 2nd वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि वास्तव में अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो जो पहले न्यूज़ थी वहाँ से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन तो निकलेगा यहीं से। और क्वेश्चन कैसे निकलेगा कि इसकी लंबाई के फर्स्ट तो लेंथ पूछ सकता है, 2nd कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। 3rd पूछेगा कि जो ये कॉरिडोर बनाए गए हैं इन कॉरिडोर के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 1504 किलोमीटर है और यह चलेगी कहाँ से कहाँ तक? यह दादरी यूपी से चलेगी, ठीक है। और कहाँ तक पहुँचेगी? मुंबई तक पहुँचेगी। और मुंबई में भी कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो वहाँ पहुँचेगी। तो अब एक क्वेश्चन और बनता है कि यूपी से उधर तक पहुँचने तक इसको कितने राज्यों से गुजरना पड़ता है? तो ये 5 राज्यों से गुजरता है यह कॉरिडोर। पहला उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। आइए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट के बारे में हम देख लेते हैं। इसकी लंबाई 1493
इसकी लंबाई 1839 किलोमीटर है और यह लुधियाना से, जो कि पंजाब में स्थित है, से दनकुनी पश्चिम बंगाल तक जाएगा। लुधियाना से सोननगर तक की लंबाई इसमें 1318 होगी और सोननगर से दनकुनी तक की लंबाई कितनी होगी? 538 किलोमीटर होगी। आइए इसके शहरों के बारे में देख लेते हैं। ये दादरी, रेवाड़ी, फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, पालनपुर, महसाना, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, वसाई रोड। ठीक है, तो आप ये बड़ोदरा और सूरत ये और अजमेर याद रखना। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या नहीं है? जयपुर नहीं आता, जो कि एक प्रमुख सिटी है। अब आइए अपन ईस्टर्न वाले की लोकेशनों को देख लेते हैं। ये लुधियाना, अम्बाला, सहारनपुर, मेरठ, खुर्जा, टुंडला, कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय, सोनानगर, गोमोह, अंडाल एंड दनकुनी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इंड सेट से संबंधित है। यह एक प्रकार का टेस्ट है जो 2020 में कंडक्ट होना है और यह खबरों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम में पहली बार इंडियन स्कॉलरिस्ट असेसमेंट टेस्ट 2020 आयोजित किया गया। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंड सेट टेस्ट 2020, मतलब कि स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। आप विदेश से आकर भारत में पढ़िए, ऐसा प्रोग्राम हम लॉन्च करते हैं और इसी का नाम इंड सेट टेस्ट 2020 कहा गया। अब यह देख लेते हैं कि यह किसके लिए है। इंड सेट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को क्या दिया जाएगा? स्कॉलरशिप दी जाएगी और एडमिशन देने की इसमें पहल की गई है ताकि स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विदेशी विद्यार्थी भारत में आकर पढ़ सकें। और इसकी टेस्ट कौन कंडक्ट करवाएगा? तो आप ये याद रखना, जो NTA है यह इसको इंटरनेट मोड में आयोजित की। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि गुजरात से संबंधित है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3। यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि KAPP3 की तीसरी इकाई ने अपनी पहली क्रिटिकलिटी यानी कि क्रांतिकता को हासिल किया। आइए क्रांतिकता के बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में गर्मी पैदा होती है, यानी कि ताप को बढ़ाया जाता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? भाप उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, भाप उत्पन्न होने के बाद यह टरबाइन को घुमाती है, जिससे क्या होता है कि बिजली का निर्माण होता है। एक परमाणु रिएक्टर क्रिटिकलिटी क्रांतिकता तब प्राप्त करता है जब प्रत्येक विखंडन घटना अभिक्रियाओं की एक सतत श्रृंखला को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में क्या निकलें? न्यूट्रॉन्स निकलें। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रांतिकता कहते हैं। भारत के घरेलू सिविलियन परमाणु कार्यक्रम के लिए एक ये ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि KAPP3 देश की पहली सबसे बड़ी स्वदेशी निर्मित यानी कि 700 मेगावाट परमाणु रिएक्टर इकाई है। अब तक कौन था पुराना इससे सबसे बड़ा? तारापुर महाराष्ट्र में है, वह सबसे बड़ा रिएक्टर था। वो कितनी बिजली पैदा कर सकता था? 540 मेगावाट की। यह हम देखें कि यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। नई 700 मेगावाट यूनिट अतिरिक्त थर्मल मार्जिन के मुद्दे को भी संबोधित करती है। थर्मल मार्जिन से तात्पर्य है कि रिएक्टर का ऑपरेटिंग तापमान उसके अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान से कितना कम है। भारत 2031 तक अपनी मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता को 6780 से बढ़ाकर कितनी कर लेगा? 22,448 कर लेगा, जिसकी वजह से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बन सकता है। आइए बाकी के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की लोकेशन को हम देख लेते हैं। विखंडन
एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक परमाणु का नाभिक दो या अधिक छोटे छोटे नाविकों और कुछ उप उत्पाद कणों में विभाजित हो जाते हैं। इसे हम विखंडन की क्रिया कहते हैं। आइए कुछ लोकेशन को अपन देख लेते हैं। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। अगर मैच कराने के लिए आपसे आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप गलत मत करिएगा। तो ये कहाँ है? रावत भाटा राजस्थान में। गुजरात में कौन सा है? काकरापारा। इसी से संबंधित ये आज की क्या थी? न्यूज़ थी। और गुजरात में ही एक लेटेस्ट अभी मीठी वर्दी, आप ये याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीठी वर्दी गुजरात में। तारापुर महाराष्ट्र में, जैतापुर भी महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, और कुडनकुलम जो कि रूसिया के सहयोग से इसको लगाया गया है, यह तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में एक और है कलपक्कम, आंध्र प्रदेश में कोबाडा और मध्य प्रदेश में बारगी, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में हरिपुर। अगर यूपी की बात कर लें तो यूपी में नरोरा है और हरियाणा में कौन सा है? कुम्हारिया, ठीक है। तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना, ये किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ये इसकी कैपेसिटीज़ को देख सकते हैं। काकरापारा गुजरात में है, बस 700 हो गया अक्टूबर 2020 में। अब नेक्स्ट इसके जो टारगेट हैं वो आप इसके बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बेसिक सब्जेक्ट के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है और ये किसी भी एग्ज़ाम में, इवन आईएएस के एग्ज़ाम में भी इससे प्रश्न बन जाते हैं। और साथ ही साथ स्टेट पीस में क्वेश्चनों को वहाँ पर देख सकते हैं। अब ये खबरों में क्यों रहा, क्यों हम आज इसको डिस्कस करने के लिए बैठे हैं? महामारी के बीच बिहार में चुनाव कराने को लेकर राजनीतिक दलों और निर्वाचन आयोग में काफ़ी सरगर्मी पैदा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि हमें चुनाव करवाने चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। आइए अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन को कानून के तहत लोकसभा, विधानसभा के चुनाव 5 सालों की समाप्ति से पहले ही करवाने चाहिए। और कितने महीने पहले? 6 माह पहले चुनावों को करवा लेना चाहिए। और यह कैसे प्रावधान है? यह अनिवार्य प्रावधान है, ठीक है। अब जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 153 जो हाल ही में करंट का मुद्दा थी, 153 के तहत चुनाव आयोग चुनाव पूरा कराने के लिए समय को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, लेकिन चुनावी अधिसूचना के बाद ऐसा होगा, ठीक है। अब 324 अनुच्छेद का प्रयोग करके चुनावों को रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा चुनाव को रद्द किया जा सकता है? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लेकिन संविधान के तहत अनुच्छेद 324 की प्रक्रिया के माध्यम से। अब क्या कहती है धारा 126 धारा को भी हम देख लेते हैं। अभी 153 में अपन ने देखा कि समय को बढ़ाया जा सकता है। अब 126 यह कहता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के चुनावी तथ्य का निषेध किया गया है, चाहे वो मीडिया हो या कोई भी व्यक्ति हो। उल्लंघन करने पर अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों ही हो सकता है। धारा 126A पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिसमें एग्जिट पोल दर्शाने को रोक लगाई गई है। तो अपन ने कितनी धाराएं देखी? 153, 126 और 126A। यह कहता है कि एग्जिट पोल हमें नहीं करने चाहिए। अब एग्जिट पोल क्या होते हैं, आप ब्रीफ में समझ लो कि जब भी चुनाव हो जाता है तो मीडिया के द्वारा या न्यूज़ चैनलों के द्वारा कई बार परिणामों को प्री एनालिसिस करके उसको घोषित करने की एक प्रक्रिया है। वो बताते हैं एग्जैक्ट कि कौन जीतने वाला है या कौन हारने वाला है, अपने अनुमान लगाते हैं। हालांकि कई बार एग्जिट पोल गलत भी हो जाते हैं। चुनाव कराने में असमर्थता की अगर सूचना किसने दे दी? इलेक्शन कमीशन ने किसको दे दी? सरकार को दे दी, ठीक है। तब सरकार और राष्ट्रपति आगे के कार्यक्रम को तय करेंगे। वह यह बताएंगे कि राज्य में हमें अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए क्योंकि टाइम तो पूरा हो गया है जैसे कि दिया गया था, ठीक है, या फिर एक मुख्यमंत्री को हमें कुछ समय के लिए बिठा देना चाहिए इनक्यूबेंट मुख्यमंत्री के रूप में।
संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है? ठीक है, संविधान के तहत आर्टिकल 324 भारत में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन करता है। और यह निर्वाचन आयोग करता क्या है? यह मतदाता सूची तैयार करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव कराने के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण करता है। चुनाव 2 कानूनों के प्रावधानों से संचालित होते हैं और इन दोनों का ही प्रावधान कहाँ पर नहीं है? संविधान में नहीं है। तो आप ये याद रखना कि इनका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल नियम हैं ताकि चुनावों को सुचारू रूप से कंडक्ट करवाए जा सकें। जनप्रतिनिधित्व कानून 1950, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 1950 और 1951 के बारे में। सबसे पहले 1950 के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इन दोनों में बेसिक अंतर समझें तो यह मुख्य रूप से निर्वाचक सूचियों की तैयारी, संशोधन संबंधी मामलों से संबंधित है यह, ठीक है। मतलब इसमें निर्वाचन सूचियां तैयार करनी है, उनमें संशोधन करना है, कोई भी ऐसा काम हो तो जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 को लिया जाएगा। इन कानूनों के पूरक के रूप में धारा 28, तो आप ये याद रखना कि धारा 28 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से ही, किसके परामर्श से? निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने निर्वाचन पंजीयन नियम 1960 बनाए हैं। अब अगर एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1960 के जो नियम बनाए गए हैं वो किस जनप्रतिनिधित्व कानून में लागू होते हैं, तो 1960 वाले 1950 में लागू होते हैं और अगले ही पल में हम देखेंगे कि 1961 वाले कानून 1951 में लागू होंगे। तो मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ कि 0 लास्ट में आ जाए तो 0 के नियम ही लागू होंगे और 1 लास्ट में आ जाता है तो 1 के नियम ही लागू होंगे। अब ये 1950 कहता क्या है? यह नियम निर्वाचन संबंधी छोटी छोटी बारीकियों को देखता है, जैसे कि नाम, फोटो सही है या गलत है, राज्य जहां वो रहता है उसका विवरण सही दिया कि नहीं दिया, उसके पहचान पत्र में उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, ठीक है, आदि की जांच करता है। तो ये मतलब एक प्रकार से कहें तो ये केवल चुनाव के दौरान जो काम आता है वो असली काम आता है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का। चुनावों का वास्तविक आयोजन कराने संबंधी सभी मामले 1951 के प्रावधानों के तहत आते हैं। तो कैसा आयोजन? वास्तविक आयोजन। अब धारा 169 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से ही केंद्र सरकार ने निर्वाचक पंजीकरण नियम 1961 बनाए हैं। इस कानून और नियमों में सभी चरणों में चुनाव आयोजित कराने, चुनाव कराने की अधिसूचना के मुद्दे, नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच करना, उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना, चुनाव कराना, मतगणना कराना और परिणामों को घोषित करना तथा मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कराना, जो अक्सर न्यूज़ में रहती है चुनाव के दौरान। तो आइए हम नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले सब वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है GFR यानी कि सामान्य वित्तीय नियम। अब यह खबरों में क्यों रहा? इसके खबरों में रहने का कारण हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत सरकार ने यह घोषणा की कि भारत से जितने भी देश स्थलीय सीमा को साझा करते हैं अब वह सार्वजनिक खरीद पर बोली नहीं लगा सकते, और ऐसा करने के लिए उन्होंने सामान्य वित्तीय नियमों 2017 में संशोधन किया है और राज्य सरकारों से भी ऐसा करने को कहा गया है। आइए GFR क्या है और यह कब बने यह जान लेते हैं। GFR सबसे पहले 1947 में निर्धारित किए गए यह लोक वित्त मामलों से संबंधित नियमों का एक समूह है जो कि वित्तीय मामलों से संबंधित निर्देश होते हैं। इनके माध्यम से सभी मौजूदा आदेशों को एकीकृत किया गया है। सामान्य वित्तीय नियम मंत्रालयों, विभागों या अधिग्रहण विभागों के द्वारा जारी
किए जाते हैं ताकि विभिन्न परिस्थितियों में इनसे वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री हेतु लेन देन आसान होता रहे। आइए अब इसमें संशोधन क्या हुआ इसको भी जान लेते हैं। इस संशोधन के माध्यम से किसी भी सरकारी खरीद में बोली लगाने के लिए अब किसी सक्षम प्राधिकरण के साथ पंजीकरण अवश्य कराना होगा और यह सक्षम प्राधिकरण उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा गठित पंजीकरण समिति है। साथ ही विदेश और गृह मंत्रालय से भी सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। अगर यह सब होते हैं तभी हम सार्वजनिक खरीद पर बोली लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। धन्यवाद।